मज़र साहब आपको एक और तरफ लेके जाना चाहता हूँ। एक तो बात यह कि इस किताब में बहुत सारे इंकशाफात हैं और मैं चाहूँगा कि हम इंकशाफात ज़्यादा करते जाएं कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने लॉयर्स मूवमेंट के दौरान एक तकरीर की थी और फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने अपनी इस किताब में कुछ बताया उस तकरीर के बारे में कि वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना चाहती थी या नहीं चाहती थी, क्योंकि जब जरदारी साहब आए तो जरदारी साहब के पास ये एक चैलेंज था क्योंकि जजेस जो है वो बहाल नहीं हुए थे इफ्तिखार चौधरी। तो ये बताए ना कि वो क्या बेनज़ीर वाकई इफ्तिखार चौधरी को बहाल करना चाहती थी? किताब में लिखा हुआ। देखिए, जो किताब में लिखा है वो बहुत ही मेरे लिए बड़ा इंकशाफ है, इस लिहाज से कि हम भी, आपको पता है कि उस तरह जब 3 नवंबर के बाद हम भी उस मूवमेंट का इस तरह हिस्सा हो गए थे कि मुशर्रफ साहब ने मीडिया पे भी पाबंदी लगाती थी और बेनज़ीर हमारे कैंप्स वगैरह में भी आई थी उसमें। और ये तो बहुत मशहूर उनकी तकरीर है जो उन्होंने चीफ जस्टिस के घर के बाहर जियो बार चलाता रहा। अब इस किताब में जो कॉन्वर्सेशन लिखी है, वो तकरीर क्या है, ज़रा थोड़ा सा वो भी रिपीट कर देना। वो यही कि मैं जो है वो चीफ जस्टिस के घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा देखना चाहती हूँ उसमें। वो ज़ाहिर हटा दिया गया था, मैं झंडा लहराऊंगी उसमें। लेकिन इसमें जो इंकशाफ है, जो कि ज़ाहिर है मेरी असिस्मेंट के लिहाज से शायद मुझे तो उस पर मुझे अभी भी, क्योंकि ज़ाहिर है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ज़िंदा नहीं है, वो नहीं, ये ज़रूर था कि मोहतरमा की रिजर्वेशन थी इफ्तिखार चौधरी से, लेकिन जरदारी साहब तो डेडली अगेंस्ट। और उसमें रीज़न्स भी लिखे हैं कि क्यों। अच्छा, एक बड़ा दिलचस्प ये है कि नवाज़ शरीफ और बेनज़ीर की जो कॉन्वर्सेशन हुई इस हवाले से, लेकिन सर मैं कह रहा हूँ पहले उधर आए कि बेनज़ीर साहब ने तकरीर की। तकरीर की। उसके बाद फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने लिखा है कि मैं अलग गाड़ी में गया, बेनज़ीर अलग गाड़ी में। इतने में मुझे बेनज़ीर की कॉल आई, और बेनज़ीर की कॉल आई कि फ़रतुल्लाह टेल ऑल द पार्टी लीडर्स नॉट टू इशू स्टेटमेंट फॉर रीइंस्टेटमेंट ऑफ इफ्तिखार चौधरी। तो बाबर साहब ने लिखा है कि मैं बड़ा हैरान हुआ इस बात पे। मैंने कहा, बीबी आपने अभी तो तकरीर में ये कहा है कि आप चीफ जस्टिस के घर पे पाकिस्तान का झंडा लहराएंगी, तो उस पर उन्होंने कहा कि मैं मैजेस्टी ऑफ द चीफ जस्टिस का मैंने वो किया है, मैंने इफ्तिखार चौधरी का नाम नहीं लिया, कि बहाली का जिक्र नहीं, बहाली का नहीं किया, मैंने जजेस की सेकिंग को कंडेम किया है उसमें। तो और आपने इसी तरीके से, तो उसने कहा कि इस पर फिर मैंने रज़ा रब्बानी को फ़ोन किया, तो रज़ा रब्बानी भी हैरान रह गए। उसने कहा, फ़रतुल्लाह क्या बात कर रहे हैं आप उसमें? अभी तो बीबी ने उसने कहा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपको बीबी से पूछ लें उसमें। तो ये जो चीज़ थी इसमें ये और चीज़ें बढ़ गई उसमें। ये मीडिया लाइमलाइट में आज तक नहीं आई, आज तक ये पहली दफ़ा आ रही है। ये जो कॉन्वर्सेशन है वो जरदारी साहब के उस पर चैप्टर में, इफ्तिखार चौधरी वाले चैप्टर में मौजूद है। ये जो कॉन्वर्सेशन है बिटवीन बेनज़ीर भुट्टो शहीद और फ़रतुल्लाह बाबर, और फिर फ़रतुल्लाह बाबर का रज़ा रब्बानी को फ़ोन करना, और उसके बाद ज़ाहिर है 1 महीने बाद तो बेनज़ीर का। ये वही वजह थी कि बाद में भी जो आसिफ अली जरदारी हैं वो इफ्तिखार चौधरी को बहाल नहीं करना चाहते थे। अच्छा, इसमें मैंने फ़रतुल्लाह बाबर से इस किताब के बाद मैंने उनको फ़ोन करके पूछा, मैंने कहा इसमें एक चैप्टर मुझे मिसिंग लग रहा है, और वो चैप्टर है बूरबन। जी हाँ, क्योंकि बूरबन में जो एग्रीमेंट हुआ था, बूरबन में एग्रीमेंट में तो तारीख लिखी हुई थी। जी हाँ, आपके फलां डेट तक, फलां डेट को बाहर। और फिर उसमें वो बड़ा मशहूर वाक़या भी एक खबर आई थी, हमारे अबसार आलम साहब ने जंग के फ्रंट पेज पे थी, कि जिसमें वो कहा गया था कि जब नवाज शरीफ आए जरदारी साहब के पास, तो उन्होंने कहा कि जी आप बहाल कर दें, आपने तो कुरान पे लफ्ज़ दिया था। तो जरदारी साहब ने कहा कि ये जो ये तो एक चंद कागज़ वो हैं, ये उस पर मुझे वो ज़िया का जुमला याद आ गया जो उसने आइन के बारे में कहा था। ये तो सियासी बात की थी मैंने। हालांकि आप सियासी बात तो ज़बानी कर सकते हैं ना, वो तहरीरी थी, वो तो तहरीरी थी, लिखा हुआ था। और उसके बाद ही टेंशन, उसके बाद जब नहीं हुआ तो फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने कहा कि चूंकि मैं उस मीटिंग का गवाह नहीं था, ठीक, मैंने इसमें जो चीज़ें लिखी हैं इसमें ज़्यादातर वो लिखी हैं जिसका मैं आई विटनेस था। लेकिन ये अपनी जगह सवाल है कि अगर जरदारी साहब ने वहाँ कमिटमेंट की थी और तहरीरी तौर पे की थी, साइन करके की थी, तो जरदारी साहब उससे उन्होंने फिर उस पर उन्होंने उसको विड्रॉ किया है, जो कि ज़ाहिर है बुनियाद बना
मुस्लिम लीग नून के हुकूमत में अलग होने का और फिर एक नई तहरीक शुरू होने का, जजेस बहाली, वो फिर एक अलग उस कंट्रोवर्सी का भी बड़ा इसमें ज़िक्र है जब नवाज़ शरीफ ने फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान किया इफ्तिखार चौधरी की बहाली के सिलसिले में। और उसके बारे में उन्होंने लिखा है कि जो जिस रात ये सारा कुछ हो रहा था, मैं जब आया तो मैंने पहली मरतबा देखा, मैंने कभी नहीं देखा था, प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्रेसिडेंट हाउस की सारी लाइट्स बंद थी, बाहर इस तरह की मूवमेंट थी जैसे 111 ब्रिगेड वो हो उसमें। और उसमें फिर जब अंदर उस आर्मी चीफ भी थे, जब ये पहुँचे हैं तो उस वक्त जो सिचुएशन थी वो बड़ी टेंस थी। फिर ये जब निकले हैं आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद उसमें, तो उस वक्त फिर ये बात हो रही थी कि जरदारी साहब इस पर तैयार हो गए थे कि चलें ठीक है। पहले तो बहुत ज़्यादा वो थे कि नहीं, बाकी सबको, इनको कुछ जजेस को नहीं चाहते थे वो बाहर, जिसके उन्होंने जवाब ये किया था कि जो PCO के जजेस हैं उनको नहीं। फिर वो इस पर एग्री हुए कि चलें अच्छा ठीक है, सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। यानी उन्होंने शुरू में ये भी कहा कि क्या आएगा, चंद हज़ार लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है, ये यहाँ तक की पोजीशन थी। लेकिन उस पोजीशन से विड्रॉ किया तो क्योंकि ये तासुर मिलने लगा था कि जनरल कियानी वांटेड इफ्तिखार चौधरी टू बी रीइंस्टेटेड, और बाद में उन्होंने करवाया। लेकिन एक कॉम्प्रोमाइज़ हुआ, जिस कॉम्प्रोमाइज़ को, जिसका लिखा भी है कि जिस कॉम्प्रोमाइज़ को अल्टीमेटली इफ्तिखार चौधरी साहब ने भी माना कि उन्होंने कहा चलें ठीक है, लेकिन अब 8-10 दिन रह गए हैं डोगर की रिटायरमेंट पे, जस्टिस डोगर की। तो उसके बाद डोगर की रिटायरमेंट के बाद जो है वो इफ्तिखार चौधरी को रीइंस्टेट कर देंगे, जो हुआ अल्टीमेटली हुआ। लेकिन एक मैसेज जरदारी साहब ने दिया इसमें कि जब जस्टिस डोगर रिटायर हुए तो उन्होंने जस्टिस डोगर को प्रेसिडेंट हाउस बुलाया और उनके साथ डिनर किया जस्टिस डोगर के साथ। तो साथ में इफ्तिखार चौधरी भी बहाल हो गए और फिर उसके बाद एक जो टेंशन बनी बिटवीन जस्टिस डोगर जो है वो चीफ जस्टिस बनने से पहले रहमान मलिक साहब की गाड़ी में बैठ के सदर में, ऐवान सदर में जाके जरदारी साहब से मिले थे। ये भी है इसमें एक वाक़या इफ्तिखार चौधरी और लतीफ़ खोसा साहब का भी लिखा हुआ है कि, और यही मैं सोच रहा था किताब पढ़ के भी और ऐसी बहुत सी किताबें पढ़ के कि हमारे यहाँ जो जुडिशरी किस लेवल पर आ गई है, इस्टेब्लिशमेंट क्या सोचती है, कितना इन्वॉल्वमेंट इस्टेब्लिशमेंट का सियासी मामलात में है उसमें, और कहाँ कहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने आप को सरेंडर करती हैं, वो करती हैं इसमें। तो ये इस लिहाज से बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है इसमें, और काफ़ी हद तक कुछ चीज़ों से इख्तलाफ किया जा सकता है। अच्छा सर, मैं ना इसमें एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे मिली कि फ़रतुल्लाह बाबर साहब के बारे में एक बात जो हम सबको पता है कि ये लॉयलिस्ट हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, बेनज़ीर भुट्टो की फैमिली के, और जनाब आसिफ अली जरदारी के लॉयलिस्ट हैं। एक चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा है इन्होंने, मैं चाह रहा हूँ अगर उसके ऊपर अभी आप ऐड करें, क्योंकि मैंने वो देखा था कि एलिगेशंस ऑफ करप्शन ऑन जरदारी, कि जनाब आसिफ अली जरदारी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात, 2 पेजेस का मैंने वही, मुझे उस पर यही है कि मेरा ख्याल है उन्होंने वहाँ पहलू तही की है। बिल्कुल, वहाँ उन्होंने सिर्फ 1-2 वाक़यात का जिक्र करके, और एंड पे मौक़िफ़ दे दिया उनको। हाँ, जिसमें एक वाक़या बिल्कुल ठीक है, जो पैर में बम बांधने वाला था, कि वो ये कराची का वाक़या था जिसमें उन्नड़, उसमें जो कंप्लेनेंट था वो बुखारी था उसमें, और वो वाक़या इसलिए भी वो था मुझे लगता क्योंकि उसके बाद तो जरदारी की गवर्नमेंट ख़त्म हो गई थी, जरदारी साहब, वो मुकदमा कभी चला नहीं। फिर ये क्यों नहीं चला, ये उनसे पूछने की ज़रूरत है कि जो उसके बाद हुकूमत में आए। थोड़ा सा मैं चाह रहा हूँ ज़रा उस मुकदमे की कंप्लेंट बता दें कि उनके पाँव पे, एक आदमी के पाँव पे हाँ बम बांध के उनको ले जाके रैंसम की मनी निकलवाई गई। अच्छा, मुझे अच्छी तरह याद, इसका इल्ज़ाम है, बल्कि इसका इल्ज़ाम आसिफ अली जरदारी पे, तो ना बुखारी का पता चला, ना वो मुकदमा आगे चला। तो यही वो हुआ कि भाई इतने, यानी जिस मुकदमे को बुनियाद बना के 1990 में 6 अगस्त 1990 में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ख़त्म की गई, उस मुकदमे का क्या बना वो आज तक नहीं पता चला। तो लेकिन जिसमें जिनका जिक्र नहीं है इसमें, जो मेरा ख्याल है फ़रतुल्लाह बाबर साहब ने, ये तो क्या है कि जरदारी साहब के बहुत से दोस्तों पे बड़े संजीदा इल्ज़ामात
रहे हैं। मतलब रियाज लाल जी का जिक्र मैं अभी तक नहीं देख सका, शायद आगे हो। मुझे इसमें मुझे नहीं, मैंने जहाँ तक मेरे ख्याल है आधे से ज़्यादा किताब पढ़ी है, मुझे जैसे उन पे बड़े इल्ज़ामात हैं अनवर मजीद वगैरह पे, ये सारे उसमें उसका जिक्र नहीं है कुछ चीज़ों का। लेकिन जितना बड़ा जितनी यानी अगर किसी प्रेसिडेंट की पर्सनालिटी का ये बहुत बड़ा एक हिस्सा हो कि चाहे वो परसेप्शंस हो, रियलिटी हो, एलिगेशंस ऑफ करप्शन वो जरदारी साहब के गिर्द घूमती रही है। तो क्या ये सिर्फ 2-3 वाक़यात थे, और भी बेशुमार वाक़यात हैं उनके। तो मेरे ख्याल में इस चैप्टर को और ज़्यादा वसी होना चाहिए था। अब अदालतों में क्या हुआ वो सारी चीज़ें बात अपनी जगह ठीक है कि आप और मैं मेरे पास जितने भी फैक्ट्स हों, लेकिन अगर कोई चीज़ कोर्ट में ही प्रूव नहीं हो, हाँ, तो कुछ तो मैं और आप उस पर कुछ नहीं कर सकते सिवाय इसके कि गुफ्तगू कर सकते हैं। अच्छा, उसमें एक मौक़िफ़ जो इन्होंने आसिफ जरदारी साहब का दिया हुआ है, जो इनकी कन्वर्सेशन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा जी मैं जरदारी साहब से पूछा तो जरदारी साहब ने डिनाई किया। उन्होंने कहा जी मैंने करप्शन नहीं करता, मैंने अपने वालिद से यानी कि हाकम अली जरदारी साहब से पैसे बनाने का तरीका सीखा। और जब भी मेरे जो भी बच्चा, इसमें एक जुमला देखें, वो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। When Zardari learned about it, ये किसी मिनिस्टर के बारे में बात कर रही है। When Zardari learned about it, he remarked, without naming the minister, that some smart people secretly travelled abroad to check whether kickbacks had been credited into their bank accounts. इंटरेस्टिंग। लेकिन उन्होंने उसका ज़ाहिर नाम वो नहीं लिया। तो ये एक बड़ा संजीदा उन पे वो रहा है, जहाँ वो ये है कि उन्होंने 11 साल जेल काटी है, हर अगुस्टा से लेके क्या क्या मिलिट्री के पपेट नहीं रहे। अब जैसे उस केस का जिक्र होना चाहिए था, कोई जैसे सबमरीन वाला केस था। जी जी, वो भी बहुत बड़ा केस है और आज भी शायद उस वहाँ चल रहा होगा। लेकिन इन जो इल्ज़ामात थे ना, उन इल्ज़ामात का जिक्र यहाँ होना चाहिए। अच्छा सर, क्विक फास्ट